हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्ज़ाम पाठशाला। आज की क्लास में हम क्लास 9th के अध्याय नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। इसमें जो सबसे पहला किसान आंदोलन है उसका नाम है बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। इसका जो पहला चरण था वो 1897 से लेकर 1915 तक हुआ। दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक हुआ और चौथा चरण 1923 से लेकर 1941 तक हुआ। आपको तीनों चरणों की डेट याद करनी है और ये तीनों चरणों की डेट एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला और है ना, जो मतलब पहला चरण था उसकी डेट पूछी जाती है और फिर उसका नेतृत्व किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो चरण था वो हुआ था 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक हुआ था और इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था और इसी चरण में किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना हुई थी। तृतीय चरण 1923 से लेकर 1941 में हुआ था और इसका नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा, जमुनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया था। तो आपको तीनों चरण की डेट याद रखनी है। फर्स्ट 1897 से लेकर 1915, दूसरा 1916 से लेकर 1923 और तीसरा चरण था 1923 से लेकर 1941 ईस्वी तक। अब बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ते हैं। बिजोलिया, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकानों के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। जो तीनों चरण मैंने आपको बताई दिए हैं कि प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 तक था, दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक था और तृतीय चरण 1923 से लेकर 1941 तक था। तो प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक था। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 ईस्वी में आरंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। आंदोलन का ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन का प्रभाव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो शुरू हुआ था 1897 ईस्वी में और ख़त्म कब हो गया था? 1941 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनकी प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों के बोझ से दबा हुआ था।
अब 1903 ईस्वी में राव करशन सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से लगा दिया। आपको ये कर कब लगा था और किसने लगाया था ये याद रखना है। तो 1903 में जो राव करशन सिंह थे उन्होंने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से लगा दिया। ये चंवरी कर क्या होता था, हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो और आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1903 में करशन सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक चंवरी कर लगाया था। और चंवरी कर क्या था कि लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे। 1906 ईस्वी में राव करशन सिंह की निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। अब जो करशन सिंह के बाद में जो पृथ्वी सिंह था उसने एक नया कर लगाया, तलवार बंधाई। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवेशक था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। तो आपने प्रथम चरण पढ़ लिया कि प्रथम जो चरण था वो 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक रहा। और जो इसके नेतृत्व करता थे वो कौन थे, साधु सीताराम दास थे। फिर दूसरा चरण है वो 1916 से प्रारंभ होता है और 1923 को समाप्त होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह था। इनका नाम भूप सिंह इन्होंने इसलिए रखा कि 1915 में जो लाहौर षड्यंत्र हुआ, जो 1915 में लाहौर जो षड्यंत्र हुआ था उसमें इनका नाम आया था। तो इन्होंने उस षड्यंत्र में अपना नाम आने से अपना नाम चेंज किया था और विजय सिंह पथिक अपना नाम रखा था। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। और जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व खुद विजय सिंह पथिक ने किया था। और इसी चरण में किसान पंचायत बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्य थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया था।
पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकानों के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार ठिकानों के जत्थे बिचौलियां पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। और गाइस, अपन ने जो अध्याय नंबर 2 किया था उसमें भी अपन ने ये समाचार पत्र पढ़ा था कि प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर से प्रकाशित होता था, और ये बिचौलिया किसान आंदोलन में समाचार पत्र ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिचौलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिचौलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिचौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया था। पथिक ने बिचौलिया के किसानों पर ही किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिचौलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिचौलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। स्ने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिचौलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्सन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभात चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई थी। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिचौलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 1926 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने पर अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। तो गाइज, यहाँ से आपको जो तीसरा चरण है अपन वो पढ़ रहे हैं, जो 1923 से लेकर 1941 तक चला, और जो इसके नेतृत्व करता थे वो माणिक्य लाल वर्मा, जमुना लाल बजाज और राम नारायण चौधरी ने किया था। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमुना लाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी।
1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया और बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से शुरू होकर 1941 ईस्वी में समाप्त हो गया था। अब दूसरा किसान आंदोलन पढ़ते हैं, जिसका नाम है बेगू किसान आंदोलन, और 1921 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ था। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू, जो मेवाड़ में पड़ता है, कि किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बेट बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको बेगू किसान आंदोलन के बारे में ये याद रखना है कि बेगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। बेगू के किसान 1921 ईस्वी में मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्कर चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व करपाजी धाकुड़ सेना की गोलाबारी से शहीद भी हो गए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रूपाजी और करपाजी धाकड़ थे, उनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेगू किसान आंदोलन से था। रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध बेगू किसान आंदोलन से था। बेगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यद्यपि बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को पूरी तरह से कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधी राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। आपको याद रखना है कि भरतपुर किसान आंदोलन है, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो भोजी लंबरदार ने किया था। अगला आंदोलन देखते हैं, मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की और मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खार द्वारा किया गया था। तो जो मेव किसान आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया था? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 ईस्वी में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का भी समाधान भी किया गया था। आपको अलवर किसान आंदोलन एवं निमुचना हत्याकांड को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अलवर किसान आंदोलन निमुचना हत्याकांड, यह आंदोलन 1921 में शुरू हुआ और 1925 में समाप्त हुआ था। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रौदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दी थी। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमुचना गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे दायर व गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। तो आपको याद रखना है कि अलवर किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1921 से लेकर 1921 में शुरू हुआ था। और आपको जो निमुचना हत्याकांड है उसकी डेट याद रखनी है, 14 मई 1925। और इस किसने एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी ने किस कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, तो वो कौन सा था, निमुचना हत्याकांड था। अगला आंदोलन है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागों, लगभग 25 प्रकार की लागें थी, बेकार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरहेड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नैनूराम। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। तो आपको याद रखना है कि जो नानक भील और जो देवलाल गुर्जर थे उनका संबंध किस किसान आंदोलन से था, बूंदी किसान आंदोलन। नानक भील और देवलाल गुर्जर का जो संबंध था वो बूंदी किसान आंदोलन से था। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरहेड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 19 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में सख्ती का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया था। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे।
जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही जो लागें हैं उनमें छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकानों में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकानों में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर से की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का बगड़, एक बगड़ नाम का क्षेत्र है जो झुंझुनू में पड़ता है, और एक अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगा न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। महायज्ञ के समय यह महायज्ञ जनवरी 1934 में हुआ था। किसानों द्वारा किए गए भाषणों में ठिकानों की नीति की कटु आलोचना की गई थी। इसे खिन्न होकर ठिकानों के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा शोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। तो कल अपने अध्याय नंबर 2 किया था, उसमें अपन ये पढ़ा था कि जो शेखावाटी का किसान आंदोलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुद्दन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। इस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे। आपको इन किसानों के नाम याद रखने: चैतराम, टिक्कूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार किए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा था। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी दादी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान थे। आपको इन किसानों के नाम याद रखने हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से किसान थे? सरदार हरलाल, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गौर सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा
और लेखराम कसावली। जो सरदार एक तो हलाल सिंह थे, नेतराम सिंह थे, पृथ्वी सिंह गोठड़ा थे। नेतराम, हलाल सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ। तो पन्ने सिंह इनका नाम था और इनके गांव का नाम क्या था? बाटड़ा नाऊ। हरू सिंह जो पलथाना के थे, गोरू सिंह कटराथल के, ईश्वर सिंह भेरूपुरा के और लेखराम कसावली थे। तो कौन कौन से किसान थे? सरदार हलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह, पन्ने सिंह, हरू सिंह, गोरू सिंह, ईश्वर सिंह और लेखराम। इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डूंडलोत, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने आदमियों से हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इस प्रकार डूंडलोत के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह से सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरह से 9 अक्टूबर 1934 ईस्वी को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त करवाए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकानों में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन के हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। दो किसान आंदोलन और बचे, मारवाड़ और बीकानेर। मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों तथा शेखावाटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। आपको ये मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना हुई उसकी डेट याद रखनी है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर कटालिया के और हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए थे। 13 मार्च 1947 को डावड़ा गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछुआ, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया और उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया।
गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बढ़ गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा हुई। और आपको डाबड़ा कांड की जो डेट है वो याद रखनी है, 13 मार्च 1947 ईस्वी। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीर क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीर क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनमें नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव, जो चूरू के पास में पड़ता है, आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया और किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अब वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरब्बा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार जेल की यात्रा की। बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि उसके राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे परिणाम स्वरूप बिरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंहपुरा कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था। वहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया था। अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अतः यह संघर्ष 1940 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यू पुस्तक भी लिखी। सामंती व्यवस्था के विरुद्ध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। इससे रिलेटेड गाइज अति लघुरात्मक प्रश्न है 5, आप उनको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि विजय सिंह पति का वास्तविक नाम भूप सिंह
गुजर था। जब उनका नाम 1915 में लाहौर षड्यंत्र मामले में आया था, तब उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था और विजय सिंह पथिक अपना नाम रखा था। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुजर था। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, ये भी अपन ने पढ़ा है कि प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1931 ईस्वी में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, और जो उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे भोजी लंबरदार। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड से की है। तो ये भी अपन ने कवर किया था, निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की है। तो गाइज़ आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल की क्लास में अपन अध्याय नंबर 4 जनजातीय आंदोलन को कवर करेंगे।